आज हम 8th पेपर B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। The principles are the ideal toward attainments of which the government will endeavor। अर्थात एल.जी. खेड़ेकर ने भी कहा है कि सिद्धांत वह आदर्श है जिसकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। वहीं श्री अमर नंदी ने भी लिखा है, There it has been well said, like an instruments of instructions to the state issued by the people। यह ठीक ही कहा गया है कि वे ऐसे आदेश के रूप में जो जनता द्वारा राज्य को दिए गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी कार्य की सफलता उस सिद्धांतों पर निर्भर रहती है जिन्हें ध्यान में रखकर वह कार्य किया जाता है। हमें अपने कार्यक्रम को कुछ सिद्धांतों की परिधि में बांधना पड़ता है। हम अपने कार्य में कहाँ तक सफलता पाएंगे यह उन सिद्धांतों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार राज्य में भी अपने शासन को कुछ सिद्धांतों के बंधन में रखने का प्रयास करता है। इन्हीं सिद्धांतों को वह अपने शासन की आधारशिला मानता है। राज्य की सफलता और असफलता का उत्तरदायित्व इन्हीं सिद्धांतों पर रहता है। राज्य के इन्हीं सिद्धांतों को हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो कि राज्य की नीति का निर्देशन करते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य जिन सिद्धांतों को अपनी शासन नीति के आधार अपनाता है वे ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहे जाते हैं। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है लोक कल्याण की नीति उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था सुरक्षित करेगा। स्टेट शैल सिक्योर ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहला यह है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का प्रयत्न करेगा जिसमें अधिक से अधिक लोक कल्याण संभव हो। यह सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना के आदर्श को दोहराता है। यह उतना उच्च आदर्श है कि भविष्य में आने वाली समस्त परिस्थितियों के योग्य है। इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए उचित लक्ष्य प्रत्येक राज्य के सम्मुख रखा गया है। दूसरा है राज्य द्वारा कतिपय नीति के तत्वों का पालन फॉलोइंग ऑफ कंटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बाय द स्टेट। संविधान के अनुच्छेद 39 में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों की सुरक्षा में नीति का निर्देशन करेगा। भारत के सभी नागरिकों को चाहे वे स्त्री हो या पुरुष समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समाज के भौतिक साधनों का न्याय संगत विभाजन हो जिससे समस्त समाज का हित हो सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित हो कि जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का एकत्रीकरण न हो सके जो सब साधारण के लिए अहितकार हो। पुरुषों और स्त्री के लिए समाज के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। श्रमिकों, पुरुषों और स्त्रियों और बालकों की शक्ति और उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रबंध करे जिससे उनके शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो सके। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। शैशव और किशोरावस्था का शोषण से रक्षण हो। अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयत्न करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में आवश्यक हों। इस सिद्धांत में महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम उद्धार को विशेष महत्व देते थे। इस सिद्धांत से सरकार के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। यह गांधीवादी सिद्धांत है जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण
शासन और स्वयं पर्याप्त इकाइयों के निर्माण का प्रयत्न करना है। इसके बाद अगला आता है कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में जन सहायता। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन कर्टेंट केसेज। अनुच्छेद 41 के अनुसार यह प्रबंध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के अंदर ऐसी व्यवस्था करे जिससे सब व्यक्तियों को योग्यतानुसार काम मिल सके, शिक्षा मिल सके, वृद्धावस्था और बीमारी के समय में राज्य उनकी सहायता कर सकें। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त लोगों को काम दे, शिक्षा दे और आवश्यकता अनुसार जनता की सहायता करे। प्रत्येक नवीन संविधान को प्रजातांत्रिक स्वरूप देने के लिए ये आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के प्रगतिशील युग में राज्य का पवित्र कर्तव्य होना चाहिए। अगला आता है श्रमिकों के लिए जीवन पारिश्रमिक, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि प्रत्येक श्रमजीवी को, चाहे वह कृषि का काम करता हो या अन्य किसी उद्योग धंधे में काम करता हो, इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अनुच्छेद में नागरिकों के जीवन स्तर की सुरक्षा का प्रबंध है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों का सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का प्रबंध करे और घरेलू उद्योग धंधों की उन्नति व विकास में उनकी पूर्ण सहायता करे। अगला है नागरिकों के लिए समरूप व्यवहार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य समस्त भारतीय क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समरूप व्यवहार संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समस्त देश के नागरिकों के लिए नियम समान होंगे, चाहे वे किसी धर्म, जाति और संप्रदाय के हों। इस प्रकार की समरूप व्यवहार संहिता राष्ट्रीय एकता को दृढ़ और स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। आज भारत में अनेक व्यक्तिगत विधियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदू कोड और मुस्लिम कोड। इस समस्त व्यक्तिगत विधियों के स्थान पर एक राष्ट्रीय विधि होनी चाहिए जो समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू हो सके। आज के प्रगतिशील युग में समस्त देशों में समरूप संहिता का निर्माण हो रहा है। भारत में भी इस प्रकार की समरूप संहिताओं का निर्माण होना आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ होगी। परंतु खेद है कि अभी तक भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना नहीं हो सकी है। धन्यवाद। इसके बाद बचे हुए नीति निर्देशक सिद्धांतों का हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।